जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना एमडी कैट केमिस्ट्री का जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 1 है, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि ऑफ कोर्स एमडी कैट को समझने के लिए ज़रूरी है। केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर को। मैटर जो है ना, टू फॉर्म्स में हमारे पास होता है। एक होती है इम्प्योर फॉर्म, दूसरी होती है प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म की जो एग्जांपल है उसमें आता है हमारे पास मिक्सचर, जबकि प्योर फॉर्म की एग्जांपल हमारे पास आता है सब्सटेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूल भी सब्सटेंस होता है। इसकी एग्जांपल में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। एलिमेंट देख लें, कार्बन का एलिमेंट हो गया। फिर कंपाउंड आ जाता है, कंपाउंड में हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ जाता है, वाटर आ जाता है। आयन की बात कर लें तो सोडियम का आयन है। मॉलिक्यूलर आयन की बात कर लें तो CH4+ आयन। इस तरह फ्री रेडिकल हमारे पास क्लोरीन का रेडिकल आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली सब्सटेंस की टाइप्स आ गई हमारे पास। आगे हम अपनी एमसीक्यू की बात कर लेते हैं कि वो पूछता है विच वन इज अ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस क्या होता है कि जिसका फॉर्मूला होता है। अब आप देखो, डायमंड कार्बन होता है, यानी ये एक सब्सटेंस है। ग्लूकोज का जो है ये फार्मूला है C6H12O6, तो यानी ये भी एक सब्सटेंस है। टेबल सॉल्ट बेसिकली सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, यानी ये भी एक जो है कंपाउंड है, यानी सब्सटेंस है। ये भी जो है सब्सटेंस है। मिल्क मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता। मिल्क क्या है? मिल्क मिक्सचर है। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो दो एटम्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है कि इसके अंदर ये जरूरी है कि जो दो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, ये ना हो कि मतलब जो जिस तरह नाइट्रोजन है ये कंपाउंड नहीं हो सकता। कंपाउंड में डिफरेंट होना जरूरी है। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na और Cl है, इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और साथ में ऑक्सीजन का जो है एटम है। तो लिहाजा कंपाउंड में दोनों का डिफरेंट होना जरूरी है। और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स उनको कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है कि सोडियम मेटल है, ठीक है, क्लोरीन नॉन मेटल है। जब इनकी आपस में आयनिक बॉन्डिंग होती है ना, जो आगे आपने पढ़ी भी हुई है, उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड जब भी होगा ना, वो कभी भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो कंपाउंड ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसने लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट। अच्छा, अब आपने वैलेंसी सेटिस्फाइड का यहाँ पे पढ़ा था, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि वो क्या होता है। कोई एटम जितने बॉन्ड बना सकता है, अगर वो उतने ही बॉन्ड बना रहा हो एक मॉलिक्यूल में, तो उसका मतलब होता है कि वैलेंसी सेटिस्फाई है। ठीक है, इसी तरह आयनिक कंपाउंड, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड हो तो उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड हमेशा कंपाउंड ही होता है, वो कभी भी मॉलिक्यूल नहीं होता। इसी तरह आगे मेटल्स की बात कर लेते हैं। वो आप सोचेंगे मेटल्स कौन से होते हैं, तो all the elements that contain 1 to 3 electrons in their valence shells are called metals except hydrogen, helium and boron। यानी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके पहले तीन तीन ग्रुप्स जो हैं उनके सारे एलिमेंट्स बेसिकली मेटल्स हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम और बोरॉन के, जो कि बेसिकली गैसेस होती हैं। ये मेटल्स नहीं है। बाकी सारी जो ग्रुप पहले तीन हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, उसके अंदर सारी मेटल्स ही पाई जाती हैं। और उनके अंदर उनके वैलेंस शेल में, यानी कि जो आखिरी शेल होता है ना किसी भी एटम का, उसके अंदर 1 या 3 इलेक्ट्रॉन्स तक पाए जाते हैं। आयन की बात कर लेते हैं। आयन में क्या होता है कि आयन के अंदर वैलेंसी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में NH4+ का जो आयन है। अब आप याद रखें कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से अटैच है। इसका मतलब इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो ये आयन है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, इसने ज्यादा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इसी तरह CH3+ का आयन जो है ये भी एक आयन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने
3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 4 के साथ होना चाहिए था क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पे 3 बने हुए हैं, लिहाजा ये भी आयन है। इसी तरह O-2 आपने याद रख लेना, ये भी एक आयन होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन की बात कर लें, इसके अंदर वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाई होगी, जैसे कि NH3+1 है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह CH4+1 है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, 4 हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। और एक और आपने याद रख लें कि O2-2 जो है ये हमेशा मॉलिक्यूलर आयन होगा। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है। आपसे पूछा जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो आपने याद रखना है ये मॉलिक्यूल है। आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी केमिस्ट्री का। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो, ठीक है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। जी से इसे डोनेट करते हैं। एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब हैं कि कितने। और एटॉमिक मास जिसे ए से डोनेट करते हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर इकट्ठा किया जाए, प्लस किया जाए, तो एटॉमिक मास बनता है। सो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो नीचे होता है ना, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। सो आप देख सकते हो कि कार्बन के ये नीचे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास 12, 13, 14, तो ये इसके आइसोटोप्स हैं। और इसी तरह नियॉन को देख लें तो नियॉन के भी ये नीचे 10, 10, 10 एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन 20, 21, 22 एटॉमिक मास डिफरेंस है, तो ये इसके आइसोटोप्स हैं। लेकिन इसमें एक बात जरूरी याद रखनी कि एक एलिमेंट के एटम्स यानी कार्बन कार्बन कार्बन, ये नहीं आप इसके अंदर नियॉन घुसा दें, नहीं। आइसोटोप्स हमेशा एक ही एलिमेंट के जो सेम एटम्स हैं वही होते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन। आइसोबार्स की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा लेकिन एटॉमिक मास इनका सेम होगा, यानी बिल्कुल आइसोटोप से उल्टा है। यानी बिल्कुल आइसोटोप से आइसोबार्स उल्टे होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास इनका डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में जब आपने बात करनी है तो आइसोबार्स में आपने याद रखना है कि इनके एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। आइसोटोप्स की तरह सेम एलिमेंट्स नहीं है बल्कि इनके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे एग्जांपल आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास सबका 40 40 40 है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। यहाँ पे 18 है, 19 है और 20 है, यानी इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास एटम्स हैं और इसके अंदर सेम एटम्स होते हैं। और आइसोटोप्स और आइसोबार्स आप इसमें उल्टे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी जिसे आप कह सकते हैं वो सेम होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब आप सोचोगे कि यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें कैसे पता चला। ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 + 8, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 14 है। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, चूंकि यहाँ 2 हैं तो लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाएगा = 14, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन्स हुए। अच्छा, अब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो जो न्यूट्रल स्पीशी होती है ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हमारे पास वाटर है, अब वाटर में आप देख लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें एक होता है, यहाँ पे 2 हैं तो आपने यहाँ पे 2 साथ लगा देना है, ठीक है। तो इसके 2 आ जाएंगे। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। एक एटम है, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को प्लस करो, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आगे नियॉन की बात करें, नीचे एटॉमिक नंबर दिया हुआ 10, एटॉमिक नंबर = प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स = नंबर होता है, लिहाजा नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। CH4 का आप देख लो, कार्बन का जो है 6 एटॉमिक नंबर होता है, यानी वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन का मैंने आपको बता दिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो वही = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन का मैंने आपको बता दिया, तो इन्हें प्लस करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कैटायनिक स्पीशी की बात करें तो ऐसे
केटाइंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो इनके अंदर क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं कि एटॉमिक नंबर को उनके जितना ऊपर चार्ज है उससे माइनस कर देना है। जैसे अब हमारे पास पोटेशियम नहीं, सॉरी, सोडियम का आयन है। अब सोडियम के जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। अब इसके ऊपर एक प्लस लगा हुआ है यानी एक चार्ज है, +1। अब एटॉमिक नंबर इसका 11 है, उससे आपने 1 को माइनस करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। इसी तरह Mg2+ का आयन है, अब इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, आपने 12 में से 2 निकालना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एनाइनिक स्पीशी की बात करें तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एनाइनिक स्पीशी वो होती है जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो वो कैसे निकाल देंगे, आपने एटॉमिक नंबर में इसका चार्ज ऐड कर देना है। जैसे अब हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसमें -3 का चार्ज है, दोनों को प्लस करके 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। ऑक्सीजन है 8, इसका एटॉमिक नंबर है, -2 इसमें यानी -2 यानी 2 प्लस करेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। जितना चार्ज है उसको प्लस कर देना है। और ये हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर के होंगे। अच्छा, अब आपको हमेशा इस चीज़ की डिफिकल्टी रही होगी कि कोई भी एलिमेंट है वो कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है, तो आज मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी आपको हो जाए। सो पीरियड नंबर किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, जबकि ग्रुप नंबर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे क्लोरीन है, इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम एटॉमिक नंबर से निकालते हैं। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी ये टोटल 17 हो गए। अब पीरियड नंबर किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। एन जो होता है ना, एन की वैल्यू ये होती है, ये जो शुरू में आ रही है 1 2 2 3 ये। सो इसका मतलब है मैक्सिमम कौन सी आ रही है, 3। तो इसका जो पीरियड है क्लोरीन का वो 3 होगा। अच्छा, ग्रुप कैसे निकालेंगे, उसने क्या, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल वो होता है जो सबसे आखिरी होता है। अब इसमें सबसे आखिरी है ये 3s2 3p5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 5 है, इन दोनों को ऐड करो 7 बने, ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा 7। ठीक हो गया, बहुत आसान है। कैल्शियम की बात करें 20 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब पीरियड कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो पीरियड 4 आ जाएगा। ग्रुप कैसे निकालोगे, आप देखो वैलेंस शेल, सबसे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4s2 वाला आखिरी शेल है, ठीक है। तो इसका ग्रुप 2 आ जाएगा। यही अगर 4s2 यहाँ पे ना होता और ये 3s2 3p6 तक होता तो हम कहते हैं कि ग्रुप इसका 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 6 ये है। इसी तरह अगर ये भी ना होता, ये भी ना होता, सिर्फ 2s2 2p6 होता, तो हम कहते हैं कि जी पीरियड नंबर 2 है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 2 है और ग्रुप क्या है, 2 + 6 8 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये बहुत आसान आसान सी बातें हैं। अच्छा, और एक चीज आपने याद रखनी कि ऊपर वाले जो पीरियड के एनाइंस होंगे और लोअर पीरियड्स के कैटाइंस होंगे वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे लेक्चर एंड कर दिया था, एक चीज रहेगी कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स ऐसे होते हैं एटम्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो कि आपने एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, आप देख सकते हो कि आपने एटॉमिक मास, अब ये बेसिकली हमने कार्बन का आइसोटोप लिया हुआ है, ठीक है, 14 और 6 वाला। आमतौर पे 12 उसका एटॉमिक मास होता है और 6 एटॉमिक नंबर होता है, पर यहाँ पे हमने आइसोटोप लिया हुआ है। सो 14 - 6 करोगे क्योंकि ऊपर एटॉमिक मास है, इसके 8 न्यूट्रॉन आएंगे। 15 - 7 8 न्यूट्रॉन, 16 - 8 8 न्यूट्रॉन। तो ये आप इसमें आइसोटोन है क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है। सो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला टॉपिक खत्म होता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे जो लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री के एमडी कैट के अपलोड करता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। सो अल्लाह हाफिज़।